नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए साही के कांटे उपन्यास का 6वां अध्याय। लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय। व्योम के सीरीज की कहानी और इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक दिन पहले देवाशीष ने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने की योजना बनाई थी, परंतु उसकी सारी योजनाएं धाराशायी हो गई। वह कुछ देर अनमना होकर टहलता रहा, फिर उसने अपनी उस बिस्तर पर बिछी चादरों को सीधा किया जिस पर वह रात को सोया था, ताकि नकुल को संदेह ना हो कि वे दोनों अलग अलग सोए थे। इसके बाद रसोई घर में जाकर बोला, नकुल मेरा खाना तैयार कर दो, मैं 9 बजे फैक्ट्री जाऊंगा। दीपा ने महसूस किया कि देवाशीष शायद उसका उपहास कर रहा था। उसने उसकी ओर देखा, परंतु उसके चेहरे पर कोई भाव ना था। उसने अपने कमरे और अपने बाथरूम में नहाने की सहमति देवाशीष को दे दी। देवाशीष नहाकर 9 बजे अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। घर का सारा कामकाज नकुल के ऊपर आ गया था। उसे नई बहू को इस घर के तौर तरीके समझाने की पहल करनी होगी और उसके भोजन तथा अन्य सुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि इस घर में वर्षों से कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी नकुल के कंधों पर आ पड़ी, जबकि यह दायित्व तो घर की मालकिन का होता है। लंच समाप्त होने के बाद नकुल ने दीपा की प्लेटों को मेज से हटाकर साफ कर दिया। उसने दीपा को ऊपर अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सोने की भी सलाह दी, लेकिन दीपा को दोपहर को सोने की आदत नहीं थी। उसने पहली मंजिल को जांचना शुरू किया। पिछली रात देवाशीष इस कमरे में सोया था। नकुल को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे रोज सुबह नौकर के ऊपर आने से पहले बिस्तर को ठीक करना होगा। घर की बगल वाली बालकनी खेतों की ओर थी। बागीचा वीरान पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे वर्षों से उस पर किसी ने निगाह नहीं डाली थी। देवाशीष को हरियाली से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन दीपा को था। उसने अपने मायके में अनेक गमलों में लगे पौधों की देखभाल की थी। वह घर के आसपास 1 घंटे से कुछ अधिक देर तक टहलती रही। इसके बाद अपने शयन कक्ष में वापस लौट आई। उसका ध्यान रेडियोग्राम पर था। दीपा को संगीत से प्यार था। उसके मायके में उसके पास एक ट्रांजिस्टर था। वह रेडियो पर अनेक कार्यक्रम, गाने, फुटबॉल की कमेंट्रियां, नाटक सुनते हुए बिस्तर पर लोटपोट हो जाती थी। शादी के बाद वह उसे अपने साथ लाना भूल गई थी। उसकी और भी कई चीजें उसके मायके में ही छूट गई थी। दीपा ने सरकाकर रेडियोग्राम का ढक्कन खोला। कमरे में दोपहर वाले कार्यक्रम की मोहक धुन गूंजने लगी। रेडियोग्राम के बगल में एक गद्दीदार कुर्सी पर बैठकर उसने संगीत सुनना शुरू कर दिया। पिछली रात वह बहुत कम सो पाई थी। वह अत्यंत थकाऊ रात थी। वह जैसे ही रेडियो पर कोई सुरीला संगीत बजा कि उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक टेलीफोन की घंटी सुनकर वह चौंक गई। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में छोटा सा टेलीफोन रखा था। दीपा ने रेडियो बंद कर दिया। यह अवश्य ही देवाशीष का फोन होगा। एक पल हिचकने के बाद उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, फोन की दूसरे सिरे से आने वाली आवाज ने पूछा। दीपा, क्या तुम मेरी आवाज पहचान रही हो? उत्तर देने से पूर्व दीपा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सांस रोककर उत्तर दिया, हाँ मैं पहचान रही हूँ। क्या कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई भी है? नहीं, मैं अकेली हूँ। ठीक है। क्या तुमने अपने पति को हमारे बारे में बताया था? हाँ। फिर? कुछ नहीं। क्या उसने कल रात तुम्हें परेशान किया? नहीं। तो तुम क्या अकेली सोई? हाँ। तो बहुत अच्छा किया। इसी तरह कुछ और दिन जारी रखो। पर कितने देर तक? कुछ समय के लिए। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अपना वचन याद है? वचन? तुमने ईश्वर के नाम की सौगंध खाई थी कि तुम मेरी पहचान किसी को नहीं बताओगी। याद आया? हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम्हारा पति मेरा नाम बताने के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकता है। वह कुछ जानने का इच्छुक नहीं है, और यदि वह जानना भी चाहेगा तो मैं उसे नहीं बताऊंगी। अच्छा है, जब तुम्हारा पति घर में नहीं होगा तो मैं तुम्हें दोपहर के बाद कभी कभी फ़ोन किया करूँगी। ठीक है। दीपा फ़ोन रखकर वापस अपनी कुर्सी पर आ गई। उसे ऐसे लगा मानो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। देवाशीष शाम को 5 बजे फैक्ट्री से घर वापस आया। नकुल ने दरवाज़ा खोला। दीपा ने ऊपर से ही घंटी की आवाज़ सुन ली थी और सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही थी। देवाशीष ने ऊपर आकर देखा। दीपा रेडियो के पास खामोश बैठी थी। जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, दीपा चौंक खड़ी हो गई। देवाशीष हिचकिचाते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आखिरकार देवाशीष ने पूछा, क्या नकुल ठीक से तुम्हारी देखभाल करता है? जी हाँ,
तुमने चाय पी ली? नहीं। एक बार यह बातचीत समाप्त होने के बाद देवाशीष के पास शब्दों का अकाल पड़ गया। इस बीच दीपा अपनी ओर से कुछ अनायास ही बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह संभवतः क्या कह सकती थी? उसके पास कहने के लिए बचा ही क्या था? अंततः उसके मन में एक विचार आया। उसने देवाशीष की ओर देखते हुए पूछा, आप अपना लंच कहाँ करते हैं? मेरे कारखाने में लंच के अच्छे प्रबंध हैं, उसने उत्तर दिया। सभी कर्मचारी और कार्यालय स्टाफ के लोग कैंटीन में एक साथ लंच करते हैं, मैं भी वहीं करता हूँ। अरे ठीक है, तुम जरा कपड़े बदलने के 1 मिनट का समय दो, देवाशीष ने सुझाव दिया, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। अवश्य, दीपा ने आशंकित स्वर में कहा। जैसे ही वह दीपा के कमरे की ओर बढ़ा, उसने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे बाथरूम इस्तेमाल करना जारी रखूं? वह बाथरूम के दरवाजे पर छिटक कर कमरे में वापस आया, मन स्वर में बोला, और एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। जब तुम मेरे साथ औपचारिक संबोधन करती हो तो बड़ा विचित्र लगता है, जैसे तुम कोई मेहमान हो। जब हम लोग अकेले हों तब तो यह ठीक है, लेकिन नकुल या किसी अन्य की मौजूदगी में तुम्हें मेरे साथ अधिक आत्मीयता से बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को भ्रम बना रहे कि सब कुछ ठीक है। दीपा ने चुपचाप अपनी निगाहें फेर ली। ठीक है। देवाशीष स्नान करने चला गया। वह अपने स्थान पर वहीं खड़ी सोचने लगी, क्या सार्वजनिक रूप से अनौपचारिक तरीके से बात करना और अकेले में औपचारिक हो जाना इतना सरल है? शायद स्टेज पर काम करने वाले कलाकार ऐसी व्यवस्था करते हैं। 10 मिनट बाद देवाशीष अपने कुर्ते की बटन बंद करता हुआ बाथरूम से बाहर आया। आओ, उसने उसे आमंत्रित किया और बोला, चलो नीचे चलकर चाय पीते हैं। देवाशीष के पीछे पीछे दीपा नीचे चली गई और दोनों भोजन की मेज पर आमने सामने बैठ गए। नकुल ने दोनों के सामने सब्जी और पूरियों की प्लेट रख दी। देवाशीष ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन दीपा चैतन्य होकर उसे देखती रही। दादा, क्या मैं एक अंडा तल दूं? नकुल ने पूछा। देवाशीष ने दीपा की ओर देखा और उसने सिर हिला दिया। उसके मायके में उसे अंडा खाने की मनाही थी। वहां अविवाहित स्त्री के लिए अंडे निषिद्ध थे। देवाशीष ने नकुल से कहा, इतना ही पर्याप्त है, परेशान मत हो। नकुल चाय देने के लिए अंदर आया और बोला, क्या बात है भाभी जी, आप क्यों नहीं खा रहे? दीपा ने अपना सिर झुका लिया और उतावली होकर देवाशीष की ओर देखा। वह उसके संकोच का कारण समझ गया। हंसते हुए बोला, नकुल, इन्हें शायद पुरुषों के सामने खाने की आदत नहीं है। देवाशीष ने अपना भोजन जल्दी से समाप्त किया और मेज छोड़कर चला गया। उसके कमरे से बाहर जाने के बाद नकुल दीपा के निकट जाकर बोला, भाभी जी, इस घर में औरत और मर्द हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। यह रिवाज तभी से चला आ रहा है जब बड़े मालिक जिंदा थे। चूंकि अब आप इस परिवार की नई बहू और एक सदस्य हैं, आपसे भी उन्हीं परंपराओं का पालन करने की उम्मीद की जाती है। आप चिंतित ना हो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। अब आप खाइए। क्या आपके मायके वाले अंडे नहीं खाते? पुरुष बत्तख के अंडे खाते हैं, दीपा ने सफाई दी, लेकिन मुर्गियों के अंडों पर पाबंदी है। नकुल ने गर्दन हिलाते हुए चतुराई से कहा, सभी अंडे समान होते हैं, चाहे वे बत्तख के हो या मुर्गियों के। दीपा ने अपना नाश्ता और चाय समाप्त की, जबकि नकुल वहां खड़े होकर देखा कि उसने भोजन नहीं छोड़ा था। जैसे ही वह भोजनालय से बाहर आई, उसने देखा कि देवाशीष सीढ़ियों के जंगले पर अपनी कोहनी ठिकाए खड़ा था। उसने जब दीपा को देखा तो पूछा, क्या तुम बाहर जाना पसंद करोगी? सारा दिन तो घर में बंद रहती हो, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दूसरों के लिए दिखावा करना तो ठीक था, लेकिन किसी को कहीं एक रेखा तो खींचनी होगी। दीपा ने दृढ़ता से कहा, जी नहीं। देवाशीष ने उसकी बात पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने उसके निर्णय को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, बस निरपति दा के घर तक। वह चला गया। अभी वह आधी दूरी पहुंचा था कि उसने कपिल को बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर पैदल आते देखा। कपिल के पास एक छोटी कार थी। वह आमतौर पर उसी में कहीं आता जाता था। जब वे एक दूसरे के सामने पहुंचे तो देवाशीष ने पूछा, तुम इस तरह पैदल कहाँ जा रहे हो? कपिल थोड़ा शर्माया, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। यद्यपि उसके उत्तर से वह थोड़ा चौंका, लेकिन देवाशीष ने अपना आश्चर्य छिपाते हुए मुस्कुराया। मेरे घर? ठीक है, फिर आओ वापस चलते हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है, वहाँ जाना जरूरी नहीं। क्या तुम निरपति दा के घर जा रहे हो? चलो फिर वहीं चलते हैं। मैं भी वहीं जा रहा था, मैं तो तुम्हारे घर कोई चीज़ खोजने जा रहा था। तुम मेरे घर में क्या खोजने जा रहे थे? आज सुबह से मुझे मेरी सिगरेट दानी नहीं मिल रही, कपिल ने संकोचपूर्वक उत्तर दिया। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात तक वह मेरे पास ही थी। उसके बाद हमने वह सिगरेट पी थी जो तुमने हम अपने घर पिलाई थी, और अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरी सिगरेट दानी मेरे पास थी या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर जाकर उसे खोजने का प्रयास करूं, कि शायद कहीं वह मेरी जेब से
तुम्हारे घर पर तो नहीं गिर गई? देवाशीष ने कहा, यदि वह तुम्हारी जेब से मेरे घर गिरी भी होगी तो किसी ने उसे उठाया नहीं होगा और निश्चय नकुल ने उठाकर एक तरफ रख दिया होगा। मैं उससे उसके बारे में पूछूंगा। वह किस चीज़ की बनी है? सोने की? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कपिल ने फौरन कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ खोते रहता हूँ। आमतौर पर कई बार मिल भी जाती है। शायद वह अभी भी मेरे घर में हो या निरपति दा के घर में भी हो सकती है। निरपति का घर रोशनी से जगमगा रहा था। उस समय कमरे में केवल 2 लोग थे, निरपति और प्रबल। जब देवाशीष और कपिल ने प्रवेश किया तो निरपति ने बड़े प्यार से स्वागत किया। दोनों लोग जाकर निरपति के पास खड़े हो गए। मैंने तो सोचा था कि तुम अभी कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। कैसी चल रही है वैवाहिक जिंदगी? देवाशीष इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। वह शर्मीली मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया, बहुत बुरी नहीं। प्रबल के गले से एक आशंकित स्वर निकला। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे। और वह जाकर पियानो पर बैठ गया। पल भर के लिए कपिल उसके ऊपर नाराज हुआ और मुंह बिचकाते हुए बोला, कुछ ऐसी नस्ल के लोग होते हैं जो हमेशा केवल काले ही बादल देखते हैं और उनके बीच की रुपैली रेखा नजर नहीं आती। निरपति दा, क्या आप मुझे एक सिगरेट देंगे? मेरी सिगरेट दानी कहीं खो गई है। कपिल ने अभी अपनी सिगरेट जला ही थी कि फिल्म अभिनेता सुजान मित्रा ने प्रवेश किया। देवाशीष को देखने के बाद उसने अपनी आंखें घुमाई और हंस पड़ा। निरपति दा, क्या आपने आज सुबह अखबार पढ़ा? हर एक आदमी उसकी ओर देखने लगा। निरपति ने पूछा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? वास्तव में मैं रोज सुबह अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में कोई खास चीज नजर नहीं आई। सुजान ने नाटकीय अंदाज में अपने पांव फटकारे। शायद इतनी सनसनी मचाने वाली खबर नहीं है, लेकिन वह स्थानीय रुचि अवश्य है। मेरे पड़ोस की खबर है। अखबारों के एक कोने में छोटी सी खबर, कल गोल पार्क के पास एक भिखारी मर गया। सुजान लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए पल भर के लिए खामोश हो गया। सब लोगों ने उसकी ओर चकित होकर देखा। आप लोग शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि किसी भिखारी की मौत पर इतना समाचार योग्य कैसे हो सकता है, किंतु वह मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसे किसी अज्ञात हमलावर ने मारा था और सबसे विचित्र बात यह है कि हत्यारे ने भिखारी के हृदय में साही के कांटे से प्रहार किया था। सुजान की बात के बीच में ही प्रबल अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन लोगों के पास आ गया। लोग थोड़ी देर तक शांत रहे। निरपति ने ही कहा, शायद मैंने उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि खबर बहुत छोटी थी। क्या तुम लोगों में से किसी ने खबर पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी थी। देवाशीष और प्रबल तो अखबार पढ़ते ही नहीं, उन्हें ताजा समाचारों में कोई रुचि नहीं। कपिल केवल खेल पृष्ठ पढ़ता था। प्रबल ने पूछा, क्या कोई साही का कांटा किसी मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है? क्या वह टूट नहीं जाएगा? निरपति एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। नहीं, वह नहीं टूटेगा। कांटा मुलायम रहा होता तो वह मुड़ जाता, लेकिन टूटता कदापि नहीं। कोई कठोर कांटा किसी लोहे के सरिये की तरह आर पार जा सकता है। और मिलते कहाँ हैं वे? क्या वास्तव में बाजार में बिकते हैं? वे हर जगह नहीं बिकते, निरपति ने उत्तर दिया। मैंने सुना है कि वे न्यू मार्केट की कुछ दुकानों में मिलते हैं। इसके अलावा वे मोमंतु मुसौरे द्वारा मैदान बाजार में भी बेचे जाते हैं। देवाशीष, लेकिन जब बाजार में चाकू और पिस्तौल उपलब्ध है तो कोई साही के कांटे का उपयोग क्यों करेगा? कोई भी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया और कपिल ने एक अन्य प्रश्न किया, लेकिन कोई किसी भिखारी की हत्या क्यों करेगा? हत्यारे को भिखारी की हत्या करने से क्या लाभ होने वाला था? निरपति ने इस प्रश्न पर कुछ देर तक विचार किया। कभी कभी भिखारी एक जमाखोर भी बन जाता है, कोई असामान्य बात नहीं। कई बार भिखारी अपने कपड़ों और बिस्तरों में 400 से 500 रुपए तक भी छिपा कर रखते हैं। शायद इस भिखारी ने भी वैसे ही किया होगा और किसी ने उसके पैसे हासिल करने के लिए उसकी हत्या कर दी हो। कपिल ने टिप्पणी की, मैं सोचता हूँ कि यह किसी पागल आदमी का काम है। साही के कांटे का प्रयोग के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। संभव है कोई भी समझदार आदमी ऐसे विचित्र हथियार का उपयोग क्यों करेगा? प्रबल, तुम्हारा क्या विचार है? प्रबल ने अपने उदास रवैये के साथ कहा, वह चाहे जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि वह कोई अच्छा आदमी है। उसने भिखारी की हत्या करके एक प्रकार से समाज सेवा ही की है। जो लोग ऐसा अकर्मण्य जीवन बिताते हैं उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। वह खड़ा हुआ और वापस अपनी जगह जाकर पियानो बजाने लगा। इसके फौरन बाद खड़क बहादुर आया। उसने उस दिन एक मैच खेला था। उसने खेल के बारे में बातचीत शुरू की और चर्चा जारी रखी।
थोड़ी देर बाद सबको कॉफ़ी दे दी। उन्होंने उसकी चुस्की लेते हुए देवाशीष के घर लौटने तक चर्चा जारी रखी। शादी के बाद भी देवाशीष की जिंदगी उसी पिंजरे में कैद होकर रह गई जिसमें वह शादी के पहले था। केवल परिवर्तन इतना आया कि परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया, लेकिन नकुल तथा अन्य लोगों की मौजूदगी में चीज़ों को उसके कुंवारे समय की अपेक्षा भिन्न दिखाना जरूरी था और देवाशीष को इससे घृणा थी। लोगों की नज़रों से दूर दीपा के साथ उसका रिश्ता सचमुच विचित्र था। दोनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कश्मकश को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। यह कोई आसान काम नहीं था। दीपा के रहस्य का भय अक्सर उसकी आंखों के बाहर तैर जाता। देवाशीष स्वयं बेचैन था। हालांकि वह जानता था कि दीपा किसी अन्य आदमी से प्यार करती थी, लेकिन वह उसकी ओर कभी आकर्षित होने में असमर्थ रहा। विजय ने कहा कि वह अभी एक अपरिपक्व लड़की है और जल्दी दूसरे के प्रति उसके प्यार का नशा उतर जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा। दीपा चाहे जो कुछ भी थी पर अपने फैसले पर अडिग थी। भय और दुविधाओं के बीच दिन बीतते रहे। एक शाम फैक्ट्री से वापस आकर देवाशीष ने दीपा से कहा, मैं तुम्हारी मंशा जानना चाहता हूँ। मेरे कारखाने के कर्मचारी चाहते हैं कि तुम किसी दिन उनके बीच जाओ। वे तुम्हारे लिए एक पार्टी करने के इच्छुक हैं। क्या तुम जाने के लिए राजी हो? इस प्रस्ताव से वह अत्यंत घबरा गई। यह कौन सी नई मुसीबत है? उसने लंबी खामोशी के बाद पूछा, क्या मुझे जाना होगा? यदि तुम्हारी इच्छा ना हो तो विवश नहीं किया करूँगा, देवाशीष ने उत्तर दिया। लेकिन उनके प्रस्ताव को ठुकराना अभद्रता होगी। ठीक है फिर, दीपा ने तुनक मिजाजी से सहमति दी। कुछ दिनों बाद देवाशीष आम दिनों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी घर आया। उसने अपने पश्चिमी कपड़े उतारकर पारंपरिक धोती और कुर्ता पहन दीपा के साथ फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। बटरफ्लाई कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री एक आयताकार इमारत थी, बिल्कुल बैरकों जैसी। वहाँ एक कतार में बरामदों से घिरे अनेक कमरे बने हुए थे। इमारत के अंदर एक विशाल मैदान था। रसायन शास्त्रियों और शेष स्टाफ को मिलाकर वहाँ लगभग 60 कर्मचारी थे। अन्य कारखानों की तरह वह बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके उत्पाद की हर जगह बड़ी भारी मांग थी। फैक्ट्री के ठीक सामने वाले मैदान में एक छोटा सा मंच बनाया गया था। जैसी देवाशीष की कार फैक्ट्री के सामने जाकर रुकी, कारखाने के वरिष्ठतम रसायन शास्त्री डॉक्टर राम प्रसाद दत्ता दीपा के स्वागत हेतु बाहर आए। उनके पीछे अनेक अन्य कर्मचारी भी आए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। आइए, डॉक्टर दत्ता ने दीपा से कहा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ। डॉक्टर दत्ता उसके पिता की आयु के थे और उनके स्नेहिल अभिनंदन से दीपा को कुछ राहत मिली। देवाशीष उनके साथ नहीं गया था। उसे पता था कि उसकी अनुपस्थिति से दीपा को लोगों के साथ घुलने मिलने में आसानी होगी। फैक्ट्री के बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी कुछ कमरों में काम कर रहे थे। एक कमरे में बड़ी बड़ी कांच की हांडियों में बालों में लगाने वाला तेल भरकर एक कतार में रखा हुआ था। दूसरे कमरे में चेहरे पर लगाने वाली क्रीम रखी थी और इसी प्रकार का अन्य सौंदर्य प्रसाधन विभिन्न कमरों में संग्रहित था, जिसके परिणाम स्वरूप समूचे परिसर में भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। डॉक्टर दत्ता उसे आसपास लेकर गए जहाँ देखने लायक चीजें थी। सब उन्होंने दीपा को दिखाई। दीपा इस भ्रमण में अनजाने में अपने आप को भूल गई और अत्यंत प्रसन्न दिखाई देने लगी। उसने अब तक जो कुछ देखा था उसके बारे में अनगिनत प्रश्न कर डाले। तमाम क्रीम और तेल वगैरह को जानने के लिए रुचि भी दिखलाई। उसे लगा जैसे वे एक किसी अलग दुनिया में ही पहुंच गई हो। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी वहां एकत्र हो चुके थे। डॉक्टर दत्ता दीपा को स्टेज पर लगी कुर्सी के पास ले गए। देवाशीष स्वयं उसके बगल में बैठ गया। देवाशीष और दीपा जब अपनी कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार की पिछली सीट गुलदस्तों और उपहारों से लदी पड़ी थी। देवाशीष ने वहां से रवाना होने से पूर्व सबको धन्यवाद दिया और तब तक गोधूली का समय हो चुका था।